जैसे कि लास्ट क्लास की हम लोग बात कर रहे थे, तो लास्ट क्लास में ना हमने अपना लिम्फोइड ऑर्गन शुरू किया था। और लिम्फोइड ऑर्गन में हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? इसमें हमने कवर कर लिया था अपना प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, दोनों पढ़ लिए थे। स्प्लीन पढ़ लिया था और पढ़ लिया था हमने बोन मैरो के बारे में। बोन मैरो और थाइमस हमने पढ़ लिया था। अब आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो बोन मैरो और थाइमस से अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारे लिम्फोइड ऑर्गन हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिन्हें हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। मतलब हम अपना प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कवर कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में। तो हम शुरू करते हैं अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। यदि जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में हमारे पास आते हैं स्प्लीन, इसके अलावा आपका माल्ट हो गया, ये सारे हैं। तो जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है ये क्या कराते हैं, इनके बारे में एक बात समझ लेते हैं कि दे प्रोवाइड दे प्रोवाइड साइट फॉर they provide site for interaction of an antigen with lymphocyte। lymphocyte मतलब ये जो एंटीजन है, कोई एंटीजन जो बॉडी के अंदर एंटर करेगा उसको लिम्फोसाइट के साथ, जी, जो कोई भी एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा उसको लिम्फोसाइट के साथ अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड कराते हैं ये लिम्फोइड ऑर्गन। और लिम्फोइड ऑर्गन में, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में सबसे पहला हमारे पास आता है स्प्लीन। तो यानी कि जो फर्स्ट है इसका वो है स्प्लीन। अब देखिए स्प्लीन की यदि बात करें तो स्प्लीन जो है ये बीन शेप्ड होता है। इट इज बीन शेप्ड, बीन शेप रहेगा ये। और जो स्प्लीन है ये कैसा होता है, जो स्प्लीन है ये, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, या फिर हम इसको रिजर्वायर ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, या इसको बोला जाता है रिजर्वायर ऑफ आरबीसी, या इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं। ये ब्लड बैंक भी कहलाता है। ठीक है। जो स्प्लीन है ये क्या करेगा, ये जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उन सबको क्या करता है, ट्रैप करने का काम करेगा। जो फॉरेन एजेंट है, फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी में एंटर करते हैं उसको ये ट्रैप करेगा और उनको किल कर देगा। ये करता क्या है, इट ट्रैप दी ट्रैप दी एंटीजन एंड किल देम। उनको ट्रैप करेगा और किल कर देगा। तो ये हो गया स्प्लीन। स्प्लीन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है
नेक्स्ट आता है लिम्फ नोड। यदि जो लिम्फ नोड की अगर हम बात करें तो लिम्फ नोड कैसे बनते हैं, देखो जैसे ये लिम्फेटिक वेसल है, या ये हमारी हो गई आर्टरीज, ये आपकी मेन आर्टरी, इसमें से ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। और ये आर्टरी फिर डिवाइड होंगी इनर ट्यूब्स में, और इन ट्यूब्स को, जिसके अंदर ये आर्टरी डिवाइड हो रही हैं, इन्हें बोला जाता है आर्टीरियोल। और ये जो आर्टीरियोल हैं ये फिर डिवाइड हो जाएंगे और थिनर ट्यूब्स के अंदर, और इन और जो थिनर ट्यूब्स बनेंगी इससे, ये जो थिनर ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं आपको, और these are called कैपिलरीज, ठीक है। और ये हो गया आपका टिश्यू, ये टिश्यू हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ब्लड फ्लो करेगा जब इससे आर्टियोल के अंदर जाएगा ब्लड, फिर आपका कैपिलरी के अंदर आएगा, कैपिलरी से कुछ प्लाज्मा लीक आउट हो जाता है, कैपिलरी से कुछ प्लाज्मा जो है ये लीक आउट हो जाएगा, और इसके लीक आउट होने से ये जो फ्लूइड बनेगा, दिस इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, इसे बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ। इस लिम्फ में क्या देखा जाएगा, इसके अंदर देखी जाएंगी लिम्फोसाइट प्लस प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, प्लाज्मा होगा बिना प्रोटीन के, और लिम्फोसाइट रहेंगी। अब ये जो टिश्यू फ्लूइड है ये यहाँ से कलेक्ट किया जाएगा कैपिलरीज के द्वारा, ये है कैपिलरी, जिसे बोलते हैं हम लोग लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज इन लिम्फ को कलेक्ट करेंगी, ये कलेक्ट हुआ, कलेक्ट होकर लिम्फ आगे मूव करेगा, यहाँ से ये जा रहा है आपका मेन वेन, ठीक है। और ये जो लिम्फेटिक कैपिलरी हैं ये फिर लिम्फेटिक कैपिलरी लिम्फेटिक वेसल में कन्वर्ट हो जाएगा इसे, और जो ये लिम्फेटिक वेसल है ये जाके मेन वेन से जुड़ जाता है इसे। लिम्फेटिक वेसल्स में जहां पर बेंडिंग देखी जाती है, यहाँ पर ये लिम्फोसाइट अरेंज हो जाती है, इस बेंडिंग में ये लिम्फोसाइट अरेंज होकर कुछ नोडल स्ट्रक्चर बना लेंगे ऐसे, और इन नोडल स्ट्रक्चर को बोला जाता है लिम्फ नोड, ठीक है। समझ में आई बात, लिम्फ नोड क्या है। लिम्फ नोड नोडल पॉइंट्स हैं जो लिम्फेटिक वेसल में देखे जाते हैं, और ये लिम्फ नोड करते क्या हैं, ये जो लिम्फ नोड हैं दे ट्रैप दी एंटीजन, जो भी एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आएगा उसको ये ट्रैप करके किल करने का काम करता है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका
लिम्फ नोड, इसे नोट कर लें। और लिम्फ नोड के बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे माल्ट के बारे में, MALT, माल्ट और टॉन्सिल, इन दोनों को और समझते हैं। चलिए, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं और आगे हम समझते हैं माल्ट। थर्ड जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आता है हमारे पास, नंबर 3 है माल्ट। म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, तो ये क्या है, ये कहाँ देखे जाते हैं, ये ना म्यूकस मेम्ब्रेन के बने होते हैं, और ये कहाँ देखे जाते हैं, दे आर फाउंड इन दे आर फाउंड इन यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, जेनाइटल ट्रैक्ट में देखे जाएंगे। इसके अलावा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में देखे जाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में देखे जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, दे ट्रैप दी माइक्रोब, दे ट्रैप दी माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स को या एंटीजन को ट्रैप करने का काम करते हैं। और इसके बाद नंबर 6 आता है हमारे पास, या सॉरी नंबर 6 कह रहा हूँ, नंबर 4 हमारे पास आता है टॉन्सिल। टॉन्सिल टॉन्सिल जो है ये हमारे थ्रोट में देखे जाते हैं, दे आर फाउंड इन थ्रोट, ये थ्रोट में देखे जाते हैं, गले के अंदर रहते हैं। और थ्रोट में कहाँ होते हैं ये, जस्ट अबव दी जस्ट अबव दी साउंड बॉक्स, तो साउंड बॉक्स के जस्ट ऊपर थ्रोट में देखे जाते हैं। और जब कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करेगा तो ये क्या करते हैं, तो ये जो है इन्फ्लामेट कर जाते हैं और उस फॉरेन पार्टिकल को किल कर देंगे। तो इनका फंक्शन देखो, यदि फंक्शन ये है कि when an antigen when an when an antigen enter, then they get inflamed, तो ये इन्फ्लामेट कर जाएंगे। और इन्फ्लामेट करके क्या करेंगे, उसको किल कर देंगे। तो आपने सुना होगा, कई बार आपने ये चीज सुनी होगी कि भाई टॉन्सिलाइटिस हो गया है, टॉन्सिलाइटिस या बोलते हैं लोग टॉन्सिल हो गए हैं। टॉन्सिल का मतलब क्या होता है, कि जो हमारा थ्रोट वाला पोर्शन है वो स्वेलअप कर जाता है। तो वो स्वेलअप कब करता है, जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में जाएगा, कोई एंटीजन जाएगा गले के अंदर, तो क्या करेगा, ये उस एंटीजन को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है और उसको किल करता है। तो उसको किल करने की वजह से इनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो ये क्या है, जो टॉन्सिलाइटिस है, ये एक तरीके का एलर्जिक रिस्पॉन्स है, या हम बोल सकते हैं एक तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स है। तो ये हमारे हो गए, ये हमने कवर कर दिया आपके लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन खत्म करने के बाद अब हम लोग शुरू करते हैं इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर, ऐसे डिसऑर्डर जो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेट करते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अब, वो है इम्यून सिस्टम
रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो जो इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इनके यदि आप टाइप देखोगे तो इनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा। कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा है? सबसे पहला है हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर। हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर, जिसे बोलते हैं एलर्जी। दूसरा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और तीसरा है इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। पहला है हमारा हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर, जिसे हम लोग बोल रहे हैं एलर्जी। तो सबसे पहले हम लोग एलर्जी के बारे में बात करेंगे, हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर को समझेंगे कि हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर जो है ये क्या होते हैं। तो नंबर 1 है हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर्स, जिसे हम लोग बोलते हैं एलर्जीज। तो देखिए एलर्जीज क्या होती हैं। एलर्जी जो है ये एक तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट द एंटीजन। एलर्जीज क्या है? These are a kind of these are a kind of immuno response। ये एक तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स है अगेंस्ट द एंटीजन। लेकिन ये जो तो है रिस्पॉन्स है ना, हाँ जी, थारा ना, थारा तो बुरा ये पढ़ा नहीं है। हमारा टीचर बुला लिया स्कूल में, ट्रेनिंग देंगे कैसे पढ़ाना है उसमें भी। फिर मास्टर बोले कि शायद सोमवार से तुम्हें बुला ले, जो भी तुम्हारा बुला है ट्रेनिंग दे, तेजी की ट्रेनिंग देंगे। हम तो बातें हो गई बेटा, तो पढ़ाऊं मैं। देखिए, तो यदि जो हम हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर की यदि बात करें या एलर्जीज की बात करें, तो ये क्या होते हैं? ये एक तरीके के इम्यूनो रिस्पॉन्स होते हैं। और ये जो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं ये होते हैं अगेंस्ट द एंटीजन। लेकिन अब देखो भाई, यदि ये किसी एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स है तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है ये बहुत ही एडवांस हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो जब हाइपर हो जाए इम्यून रिस्पॉन्स तो वो फिर डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसे डिसऑर्डर्स को बोलते हैं एलर्जीज या फिर हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर। यहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये हो सकता है किसी एंटीजन के अगेंस्ट और एक्सटर्नल एजेंट के अगेंस्ट। ठीक है। अब इसमें वो एक्सटर्नल एजेंट जो एलर्जी कॉज करते हैं वो कहलाते हैं एलर्जेंस। बी एक्सटर्नल एजेंट causes allergies are called allergen। इन्हें हम एलर्जेंट्स बोलते हैं।
जो एलर्जी कॉज करेंगे वो एलर्जेंट कहलाएंगे या एलर्जेंस कहलाते हैं, या इनको एलर्जेंस भी बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से हो सकते हैं एलर्जेंस? जैसे जैसे पॉलन ग्रेन हो सकता है, कुछ लोगों को फ्लावर से एलर्जी होती है, उनके पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, तो पॉलन ग्रेन हो सकता है एलर्जेंट। या डस्ट हो सकती है, कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है। या फिर कुछ माइक्रोब हो सकते हैं, माइक्रोब्स। या हीट हो सकती है, कुछ लोगों को ना हीट से एलर्जी होती है। या फिर कोल्ड होता है, ठंडी चीजें लोग खाते हैं तो उनको जुकाम वगैरह आ जाता है, तो ये कोल्ड से भी हो सकती है एलर्जी। तो कोल्ड हो सकता है, पॉलन ग्रेन हो सकता है, डस्ट हो सकता है, माइक्रो हो सकता है, हीट हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं एलर्जी। ये होते क्या है एक्चुअल में, देखो होगा क्या जब ये एलर्जीज में होता क्या है। जैसे ये कोई एंटीजन है, ये है एंटीजन, मान लीजिए पॉलन ग्रेन है, ये ना बॉडी के अंदर एंटर करता है हमारी, एलर्जेंस एंटर कर गया बॉडी में, तो यहाँ पर आ गया ये एलर्जेंस। अब जैसे ही एलर्जन आया, तो जो हमारी इसके अंदर सेल्स हैं, मास्ट सेल हैं, या मास्ट सेल जो होती है हमारी लिम्फोसाइट में, या जो हमारे ब्लड में देखी जा रही है मास्ट सेल, ये जो सेल्स है, मास्ट सेल हो गई या बेसोफिल्स हो गई, ये सब क्या करेंगी, ये एक्टिवेट हो जाएंगी और ये प्रोड्यूस करेगी क्या, एक्टिवेट होकर ये प्रोड्यूस कर देगी हिस्टामिन, हिस्टामिन प्रोड्यूस करेगी, प्लस प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होगा, और प्लस इनके साथ साथ होगी क्या, एंटीबॉडी आईजीई। ये आपको याद रखना, ये पूछा गया है क्वेश्चन बहुत। आईजीई के एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, आंसर करेंगे आप आईजीई, तो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। जैसे ही ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी, ये सब क्या करेंगे, ये इस फॉरेन पार्टिकल जो यहाँ पर आया है इसको किल करेंगे और एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करेंगे। ये क्या कर देंगे, दे शो एलर्जिक रिस्पॉन्सेस। जैसे बहुत ज्यादा स्नीजिंग होना, रैशेस हो जाना, ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी। तो ये हमने बात कर ली एलर्जी की। हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर की बात करी हमने एलर्जी। तो एलर्जी में क्या होता है, जब कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो जो हमारे बॉडी में जो मास सेल हैं, जो बेसोफिल्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और एक्टिवेट होकर वो प्रोड्यूस करती है हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, और प्लस एक एंटीबॉडी बनेगी आईजीई। और ये क्या करेंगे, ये फिर अपने एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करेंगे। एलर्जिक रिस्पॉन्स का मतलब होता है इम्यून रिस्पॉन्स का आना, मीन्स उस फॉरेन पार्टिकल को ये किल करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अब इसमें हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर में कई तरह के हमारे पास डिसऑर्डर आते हैं। जैसे एक आता है पहला, ब्रोंकियल अस्थमा। तो अब हम वन बाय वन इस कैटेगरी के डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं। तो हाइपर सेंसिटिव में, एलर्जीज में, जो सबसे पहला एलर्जिक डिसऑर्डर है, जो पहली एलर्जिक डिजीज है, वो है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा, जैसे हम बोलते हैं दमे की बीमारी। अस्थमा में क्या होता है, इसको हम कॉमनली लंग्स एलर्जी भी बोलते हैं। इट इज commonly called lungs allergy। इसको कॉमनली लंग्स एलर्जी बोला जाता है। इसमें जो हमारे ब्रोंक्योल्स हैं, उन ब्रोंक्योल्स में स्पाज्म हो जाता है, दर्द आ जाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, स्पाज्म ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल अकड़ जाते हैं, स्पाज्म ऑफ स्मूथ मसल इन दी वॉल ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स की वॉल में स्पाज्म आ जाएगा। तो जब इसमें स्पाज्म आ जाएगा तो क्या होगा, स्पाज्म आने से फिर क्या होगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इनके अंदर, वो म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस करेंगी।
म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोड्यूस excess mucus of bronchioles and hence, और फिर क्या होगा, जब म्यूकस ज्यादा होगा तो ब्रोंक्यूल्स ब्लॉक हो जाएंगे, hence ब्लॉक दी ब्रोंक्यूल्स। तो जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं, देखो कैसे, जैसे हम ये बनाते हैं, ये हो गया ब्रोंक्यूल, स्मूथ मसल है इसके ये, और इसके पीछे ये हो गया एल्विलाई, सैक लाइक इसी तरह एल्विलाई, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होगा। अब होता क्या है, यहाँ पर देखी जा रही है ये म्यूकस मेम्ब्रेन, इसके ऊपर ये है म्यूकस मेम्ब्रेन, ये है जो ब्लैक वन है, ये हो गया ब्रोंकियल बॉल, और जो रेड वन है ये हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन। नॉर्मल कंडीशन में ये पाथ इस तरह से ओपन रहता है, लेकिन जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस करेगी जब, तो एक्सेस म्यूकस की वजह से ये म्यूकस यहाँ पे जमा हो जाएगा, म्यूकस जमा हो गया, तो ये जो एक्सेस म्यूकस है ये क्या करेगा, ये इस रास्ते को ही ब्लॉक कर देगा, तो एयर को एक्सचेंज नहीं होने देगा, आने जाने नहीं देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी। ये क्या हो गया, एक्सेस म्यूकस ब्लॉक दी पाथ, एक्सेस म्यूकस ने पाथ को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से सिम्टम्स क्या होंगे, अब यहाँ पर ब्रीदिंग डिफिकल्टी आएगी। यदि इसके सिम्टम्स देखें, सिम्टम्स रहेंगे ब्रीदिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, इसके अलावा और क्या होगा, कफिंग होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी और कफ आएगा। इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है इसके, प्रिवेंशन एंड क्योर, यदि जो इसका प्रिवेंशन देखेंगे तो इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, भाई एलर्जेंस को अवॉइड करें और ब्रोंको डायलेटर का यूज करें, अवॉइड एलर्जेंस, इसके अलावा यूज ब्रोंको डायलेशन या ब्रोंको, हाँ ब्रोंको डायलेशन का यूज करें, जैसे होता है अस्थलीन। ये अस्थलीन करता क्या है, ये ना इस जो हमारे ये जो वेसल्स हैं इसके, या जो ये वॉल है, इन वॉल को फैला देगा, इनको डायलेट कर देगा, इनको फैला देगा, तो क्या होगा, इसकी वजह से जो एयर है वो आसानी से पास हो सकेगी। ये हो गया आपका सबसे पहला ब्रोंकियल अस्थमा। फिर कुछ डिजीज के नाम हम और लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा के बाद सेकंड जो आता है एलर्जिक डिजीज, वो है हे फीवर, सेकंड वन इज हे फीवर। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी आई की म्यूकस मेम्ब्रेन है या जो अपर रेस्पिरेटरी पैसेज है वो अफेक्ट हो जाता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आई एंड अपर रेस्पिरेटरी पैसेज इज अफेक्टेड, अपर रेस्पिरेटरी पैसेज और म्यूकस मेम्ब्रेन जो आई की है वो इसके अंदर अफेक्ट हो जाती है। थर्ड हमारे पास आता है इसके बाद अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया में क्या होता है,
अर्टिकेरिया में जो हमारी स्किन है वो पिंक कलर की पड़ जाती है, पिंकिश इचिंग ऑफ स्किन। हमारे स्किन पर पिंक पिंक कलर के पपड़ी सी जम जाएगी और इचिंग होती रहेगी, खुजली मचती रहेगी। नेक्स्ट इसके बाद जो डिजीज है अर्टिकेरिया के बाद वो आती है एक्जिमा। एक्जिमा में क्या होता है? एक्जिमा की यदि बात करेंगे तो एक्जिमा को हम डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं, ये भी स्किन डिसऑर्डर है। और इसमें होता क्या है डर्मेटाइटिस में, इसमें ना स्किन जो है वो रेडिश कलर की रहती है और उस पर से पपड़ी छूटने लगती है। तो रेडिश स्किन, इसके अलावा क्या होगा एंड स्केल फॉर्मेशन, स्केल बन जाएंगे, कपड़ी सी निकलेगी और खुजली मचती रहेगी बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा रैशेस हो जाएंगे स्किन के ऊपर। तो ये हो गया आपका एक्जिमा। एक्जिमा के बाद एक आता है एनाफाइलेटिक शॉक। नेक्स्ट हमारे पास आता है एना एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक इसमें क्या होता है देखो, ये कब होगा, जैसे हमने किसी को, ये ब्लड वेसल है नॉर्मल, ये नॉर्मल ब्लड वेसल है जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, नॉर्मली इसका डायमीटर इतना है, दिस इज ब्लड वेसल, ये नॉर्मल कंडीशन है ब्लड वेसल की। अब क्या करा आपने, किसी पर्सन को पेनिसिलिन दे दिया, एंटीबायोटिक उसको दिया, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दिया। पेनिसिलिन क्या कर देगा, पेनिसिलिन ने इस ब्लड वेसल को डायलेट कर दिया, मतलब ऐसे ब्रॉड कर दिया इसको। यहाँ पर क्या हो गया, ब्लड वेसल डायलेट कर गई, डायलेट हो गई। अब ब्लड वेसल जब डायलेट हो गई तो क्या होगा, जो परमिएबिलिटी है यहाँ पर वेसल्स की वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन परमिएबिलिटी ऑफ वेसल। इस वेसल की परमिएबिलिटी बढ़ गई, ये वेसल ऐसे हो जाएगा परमिएबल। परमिएबिलिटी बढ़ने का मतलब है कि इस वेसल में से क्या होगा, इसमें से जो ब्लड है या जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाएगा, ईसीएफ में चला गया इसका ब्लड निकल के। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो फ्लूइड है या जो ब्लड है वो लीक आउट हो गया, फ्लूइड लीक आउट हुआ। जब फ्लूइड इसके अंदर कम रहेगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इससे क्या हुआ, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर डाउन कर गया, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉजेज डेथ। तो इसको बोलते हैं हम लोग एनाफाइलेक्टिक शॉक। ये होता क्या है कि जैसे मान लो कुछ पेशेंट हमारे पास आए, उन पेशेंट को हमने पेनिसिलिन दे दी सीधी, एंटीबायोटिक प्रोवाइड करा दी। तो पेनिसिलिन क्या हुआ, इनकी बॉडी में पेनिसिलिन ने क्या इफेक्ट किया, पेनिसिलिन ने जाके ब्लड वेसल्स के डायमीटर को बढ़ा दिया। जब ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ जाएगा तो ब्लड वेसल डायलेट हो गया, डायलेट कर दिया प्लस उसकी परमिबिलिटी को बढ़ा दिया। तो जो फ्लूइड है यानी कि जो ब्लड है इस वेसल्स के अंदर वो लीक आउट होने लगेगा, बाहर जाने लगेगा। जब ब्लड बाहर जाने लगेगा तो अंदर वेसल्स के अंदर तो फ्लूइड कम हो गया, वेसल्स के अंदर फ्लूइड कम हो गया तो ब्लड का जो प्रेशर है वो भी लो हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से उस पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये कहलाता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो ये हमने इसी के साथ कंप्लीट कर लिया हमारा हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर्स या एलर्जीज। तो ये सारे हमारे एलर्जिक डिसऑर्डर्स हैं जिनको हमने यहाँ कंप्लीट किया है। अब एलर्जिक डिसऑर्डर के बाद हम लोग आगे बात करेंगे सेकंड वन पे,
जो कि है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। अब बात करेंगे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, यदि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और वो अपनी सेल्फ सेल को ही मारना शुरू कर देता है। तो ऐसे इस वजह से जो डिसऑर्डर्स आते हैं उनको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो इसमें क्या होगा, जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम नॉट डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। विच मीन्स, जिसका मतलब है, विच मीन्स इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडी against the सेल्फ सेल, ये अपनी ही बॉडी की सेल के लिए उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। तो ऐसे डिसऑर्डर्स को बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। और इसमें जो सबसे पहला डिसऑर्डर हमारे पास आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पूछा जाता है, मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस, देखिए मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, इसके लिए ना आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस आना चाहिए। आपने 11th क्लास में मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा होगा। जैसे ये है मसल्स की मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा या क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल, मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सार्कोलेमा। इसके बाहर नॉर्मल कंडीशन में इसके आउटसाइड है पॉजिटिव चार्ज। ये भैया, और इनसाइड है नेगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव बाहर है उतना ही अंदर नेगेटिव है। ये जो फॉर्म है ये है पोलराइज्ड फॉर्म, मींस अभी यहाँ पर रेस्टिंग स्टेज है। इस स्टेज को बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेज या फिर रेस्टिंग स्टेज। और इस मेम्ब्रेन पर एक ये रिसेप्टर देखा जा रहा है, ये जो रिसेप्टर है ये है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है ये, ठीक है भैया। अब देखो होगा क्या, मायस्थीनिया ग्रेविस, ये नॉर्मल कंडीशन है। मायस्थीनिया ग्रेविस में जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है वो एसिटाइल कोलिन के साथ अटैच नहीं हो पाता।
होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है पहले देख लीजिए। नॉर्मल कंडीशन के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है हमारी बॉडी में, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर, इसे बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ACH। ये क्या है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर, ये यहाँ पर आके इससे बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद क्या होगा, जैसे ही ये बाइंड करेगा इस मेम्ब्रेन पर, तो ये क्या करता है, जो कैल्शियम आयन है बाहर Ca2+, उनकी एंट्री अंदर करा देगा। कैल्शियम आयन अंदर हो जाएंगे तो पॉजिटिव अंदर चला गया, उसको मेंटेन करने के लिए नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक इम्पल्स क्रिएट होता है, इम्पल्स जनरेट होगा, जिसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा। और इस एक्शन पोटेंशियल से की वजह से क्या होता है, फिर होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारा काम कब हो रहा है, जब ये एसिटाइलकोलिन इस रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होगा। लेकिन माइस्थीनिया ग्रेविस कंडीशन में क्या हुआ, इस डिजीज में एक एंटीबॉडी बनी। ये एंटीबॉडी इसको रोक देगी, इस बाइंडिंग, इसने इस बाइंडिंग को ब्लॉक कर दिया। ये बाइंडिंग ब्लॉक होगी तो ये मूवमेंट ब्लॉक होगी, ये मूवमेंट ब्लॉक होगी, इम्पल्स नहीं बनेगा, इम्पल्स नहीं बनेगा तो एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा, और एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में इसलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन रुक जाता है, क्योंकि इसमें जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो एंटीबॉडी इस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देती है और एसिटाइलकोलिन को उससे बाइंड नहीं होने देती, जिसकी वजह से आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। तो ये है आपका माइस्थीनिया ग्रेविस। आप ये डायग्राम बना लें, इसके बारे में यही बातें मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको लिखवा दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी डिजीज को कवर कर लेंगे और अपने इस चैप्टर को भी हम कोशिश करेंगे कि ये खत्म हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच, बाकी हम लोग पढ़ते हैं अगली क्लास में।